बिहार के सीमांचल से जैसे ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा की शुरुआत होती है, वैसे ही बिहार में महागठबंधन अर्थात आईएनडीआई गठबंधन बिखरने लगता है। आपने तो देखा ही होगा वीडियो में किस तरीके से नीतीश कुमार पिछले 26 तारीख से देखा जाए तो लगातार जहां पूरे भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं नीतीश कुमार पूरे बिहार के जो भी गढ़ लोग हैं, उनके लिए एक नई सरकार की कवायद में लग जाते हैं। और होता क्या है कि 28 तारीख की शाम में वो शपथ भी ले लेते हैं। नीतीश कुमार के साथ ये कोई पहली बार घटना नहीं घटा है, बिहार के लोगों के साथ ये पहली बार घटना नहीं घटा है, बल्कि विगत 2015 से बिहार की राजनीति को देखा जाए तो नीतीश कुमार इस प्रकार की घटनाएं कितने बार कर चुके हैं। अब तो नीतीश कुमार को अनेक प्रकार के नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई उनको गिरगिट कह रहा है, तो कोई पलटू चाचा कह रहा है, तो कोई अनेकों प्रकार के नाम दे रहा है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आखिरकार नीतीश कुमार का इस प्रकार से चले जाना आईएनडीआई गठबंधन पर कितना प्रभाव डालेगा, क्योंकि आईएनडीआई गठबंधन को मजबूती स्तर से खड़ा करने का जिम्मेदारी नीतीश कुमार को भी जाती है। क्योंकि जब आईएनडीआई गठबंधन बना, उसके बाद में उसका द्वितीय सम्मेलन कहीं ना कहीं पटना में ही किया गया। उसके बाद में सीटों की बंटवारा को लेकर दिल्ली में भी कॉन्फ्रेंस किया गया और तमाम विपक्ष के लोग भी आए। आज देखा जाए तो आईएनडीआई गठबंधन जिस तरीके से शुरुआती 28 दलों से मिलकर बना था, आज धीरे धीरे उनके जो भी घटक दल हैं कम होते जा रहे हैं। बिहार में वैसा ही स्थिति हुआ। उसके बाद में यदि आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की डावाडोल स्थिति दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी उसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग एक गुट बनाकर अपनी चुनाव की तैयारी करने पर तुल गई है। वही पंजाब की बात कर लिया जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जो कि वहां पर सरकार है, वो भी अपनी अलग लोकसभा की तैयारी कर रही है। हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ में विवाद दिखाई दे रहा है। तो तमाम जगहों पर यदि देखा जाए, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे एक बड़ा राज्य है, जहां पर लोकसभा की एक बड़ी सीटें हैं, वहीं से ही प्रधानमंत्री आज हमारे भारत के कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हो, वहीं से ही लोकसभा सीट से यदि विन होता है तो उसके बाद में प्रधानमंत्री बनता है, जहां तक देखा जा रहा है, एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जैसे अखिलेश यादव वहां पर अपने अलग तैयारी कर रहे हैं, पीडीए गठबंधन बनाकर अलग लोकसभा चुनाव की तैयारी करने पर तुल गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाला समय में। क्या हमारे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मिलेंगे या फिर इसके बाद में कोई एक चेहरा बन सकता है। देखिए, लोकतांत्रिक राज्य में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपोजिशन इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। विपक्ष भी सरकार का एक भाग होता है। किसी प्रकार से यदि मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है, यदि सरकार नहीं चल पाती है, तो विपक्ष ही एक वैकल्पिक सरकार के रूप में कार्य करता है। संसदीय व्यवस्था के खूबसूरत तरीके हैं। लेकिन आज विपक्ष जिस तरीके से अपने आप को मजबूती स्तर पर नहीं देख रहा है, वह जनता के पास कैसे विश्वास दिला पाएगा कि हम मजबूत हैं और हम आपका नेतृत्व विपक्ष में या फिर सत्ता पक्ष को हटाकर करने लायक हैं। देखिए, आईएनडीआई गठबंधन में तो यहां तक भी लोग बातें करने शुरू कर दिए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसके बाद में अब भारत न्याय यात्रा पर निकल गए हैं। अब न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। बिहार सीमांचल में गए, किस प्रकार से उन्होंने वहां के जो मखान का माला होता है उससे और यूएसए में उसके दाम को लेकर भारत में कितने किसानों को उसका जो लायक दाम में मिल पाता है, सभी चीजों पर चर्चा की है। जिस तरीके से उनकी अंदाज, जिस तरीके से वो एक टी शर्ट में निकलते हैं, गमछे पहन लेते हैं, सिर पर गमछे डाल लेते हैं, कंधे पर गमछे डाल लेते हैं और किसानों से रूबरू होते हैं, तो इसका तार्किकता कितना तक सत्य साबित हो सकता है। देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से कांग्रेस के द्वारा चालू किया गया यह यात्रा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जनता की तरफ से देखा जाए तो समर्थन की एक तो साबित दिखाई दे रही है। लेकिन क्या 2024 लोकसभा चुनाव में वो बहुमत हासिल कर पाएंगे? जो 243 लोकसभा सीटें हैं, क्या उसमें मेजोरिटी आईएनडीआई गठबंधन को आ पाएगी? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आईएनडीआई गठबंधन को बीच से ही छोड़ दिया, यह साफ तौर पर झलक रहा है कि धीरे धीरे उनके घटक दल, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के पास मात्र एक सांसद है, और यदि बात किया जाए तो वहां पर कांग्रेस की चाहत है कि हमको कम से कम अधिक सीटें वहां पर लोकसभा लड़ने के, कम से कम 20 सीटें की बात कर रही है कि 20 सीट हम वहां पर लड़े ताकि हम अपने सांसद ला पाए। देखिए, अब 543 में से यदि बात किया, इसके अप्रोक्स में मेजोरिटी चाहिए, तब आप सरकार को गठित करने का केंद्र में दावे ठोक सकते हैं।
लेकिन यदि देखा जाए तो विपक्ष के पास अपने अभी यदि वर्तमान की संसदीय व्यवस्था में भारत के सांसदों की स्थिति देखा जाए, विपक्ष की स्थिति देखा जाए, तो एक मेजोरिटी वैसा पार्टी कांग्रेस नहीं है जिसके पास में 55 विपक्ष के सांसद हो ताकि वो विपक्ष की पार्टी कहला सके। और यदि गठबंधन की बातों की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, तो इस प्रकार के यदि कार्य होते रहेंगे तो क्या INDA गठबंधन कितने समय तक टिक सकता है? ये बात भारत की जनता के बीचों में शुरू हो गया है। आप न्याय यात्रा पर तो निकल गए, लेकिन आप जनता के बीच आपके प्रति कितना न्याय पूर्वक जनता आपके प्रति न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकती है, आप उसको भी थोड़ा अवलोकित करते चले। क्योंकि आपकी यात्रा जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर आज बिहार में प्रवेश की है, उस यात्रा को यदि देखा जाए तो आपका धरातल स्तर पर जुड़ाव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका विपक्ष जो गठबंधन है वो किस प्रकार से मजबूती से खड़ा है, जरा इस पर भी आपकी कोर कमेटी की बात करने की जरूरत है। जिस तरीके से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे का कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री चेहरा होंगे। ममता बनर्जी एक अलग ही अपना अड़ंगे लगाकर बाहर हो गई, नीतीश कुमार अलग ही अड़ंगे लगाकर बाहर हो गए। तो तमाम चीजें से देखा जाए तो कहीं ना कहीं INDA गठबंधन तो अब तो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देने लगा, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से INDA गठबंधन को बनाया गया था वो उस समय मजबूती स्तर पर था, लेकिन अब धीरे धीरे वो धराशायी हो रहा है। और यदि बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात कर लिया जाए तो जिस तरीके से 40 लोकसभा सीट में पिछले ही बार 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से NDA गठबंधन के पक्ष में 39 सीटें विनर के रूप में जाता है और मात्र एक सीटें जो होता है जो कि अदर पार्टी के खाते में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी जहां पर अपनी तैयारी मजबूती स्तर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हिंदुत्व के नाम पर किस तरीके से कर रही है, वहीं पर आप तो अपनी न्याय यात्रा निकाले हैं, लेकिन आप अपने गठबंधन के न्याय के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यह बात कहीं ना कहीं भारत की जनता है जो अपने आप में विचार करना शुरू कर दी है। हाँ, देखा जाए जिस तरीके से नीतीश कुमार INDA गठबंधन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं, इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार को जाता है और उसके बाद में नीतीश कुमार के साथ ही साथ कम से कम 20 सीट प्लस NDA गठबंधन को जाता है। आप समझ सकते हैं कि 39 सीट था और अब की बात जीतने की चांस यदि नीतीश कुमार वहां नहीं जाते हैं तो बीजेपी को मात्र 20 सीटें ही की आस थी, तो 20 सीट वहां पर प्लस हो गया था। 39 के आसपास में फिर बीजेपी वहां पर पहुंच रही है, अर्थात कांग्रेस का वहां पर भी कहीं ना कहीं सीट अब तो समाप्त होते हुए धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अपनी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सोच रही है कि हम दमखम पर केंद्र में सरकार बना लें, लेकिन नहीं बना पाएगी। यह दावे भारत के लोग करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आखिर INDA गठबंधन में कहां चूक हो जा रही है, क्या कुछ हो जा रहा है। तो नीतीश कुमार तो बाहर हो गए, नीतीश कुमार के बाद में देखा जाए क्षेत्रीय दल वहां पर जो राष्ट्रीय जनता दल है जिनका अभी प्रखर नेता युवा नेता कहा जाए तेजस्वी प्रसाद उभर रहे हैं। जिस तरीके से जैसे ही नया सरकार बना वैसे ही लालू यादव पर ईडी का छापा ईडी के द्वारा बुलाया गया और उनके पूछताछ की बातें चलने लगी। जो जमीन के जो नौकरी के बदले में जमीन का मामला था उसको लेकर फिर तेजस्वी यादव को बुलाया गया, फिर तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं। अंदर क्या होता है इस बात को तो न जनता जान पाती है, ईडी का एक ऐसा नियम और कानून है, और न तो लोग जान पाते हैं। केवल ये बात ईडी और राजनेता ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, ईडी ने क्या कुछ किया, और केंद्र सरकार की एजेंसियां और केंद्र सरकार जान पाती है। अब बातें यहां पर समझने की है कि जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान से देखने लगी है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ईडी की समन जारी कर दिया है। हेमंत सोरेन को दिल्ली में खोजती रही ईडी, बाकी हेमंत सोरेन नहीं मिले। उसके बाद में हुड्डा की बात की जाए तो हरियाणा में वही स्थिति है। यदि बात की जाए बिहार की स्थिति वही है कि 2 दिन पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन बाद 2 दिन के बाद जैसे ही नया सरकार आया वैसे ही एक खेल शुरू हो गया है। तो जनता समझने लगी है कि आखिर केंद्र सरकार करना क्या चाह रही है, क्या कुछ कह रही है। तो इन सभी बातों को कहीं ना कहीं जनता भली भांति अब जानने की कोशिश करे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़कर गए हैं, इसका सीधा सा यदि देखा जाए तो INDA गठबंधन का कहीं ना कहीं ह्रास होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप बात देखेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो चेहरा है मजबूती स्तर पर मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा लाभ RJD को कहीं ना कहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिल भी सकता है। वैसे में भी देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर आज बिहार और बंगाल की राजनीति को कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं घोषणा हो गया है कि यदि JDU को आप देख लीजिएगा, अगर 20 से भी कम सीट नहीं मिले
तो हम राजनीति करना या फिर जिस प्रकार से कार्य करते हो कार्य करना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से घोषणाएं भी होनी शुरू हो गई है। अब देखना ही होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होता है। लेकिन उससे पहले भारत की जनता यहाँ आस लगा के बैठी है कि INDI गठबंधन जो कि 28 दलों का घटक दल था, उसका अब क्या होगा। उसका जिस तरीके से कुनबा बिखर रहा है, अब उस कुनबे को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ये बात भारत की 142 करोड़ जनता कर रही है कि आखिरकार अब हमारा देश को कैसा विपक्ष मिलेगा। अब हमारे देश के पास कोई प्रधानमंत्री का विकल्प है भी या नहीं है, या फिर कहा जाए कि प्रधानमंत्री का विकल्प बीजेपी ही दे पाएगी। 2024 लोकसभा की तमाम खबरें देखने के लिए आप द स्टार इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देश हित की खबर द स्टार इंडिया पर सबसे पहले प्रसारित होती है।